हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा नया टॉपिक शुरू हो चुका है। मिक्सचर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और मिक्सचर में हमने बहुत ही बेहतरीन सवाल भी किए थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। और जो लॉस होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हानि। ठीक है। तो खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो आप इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो तो और भी खूबसूरत होने वाला है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है मैं आपको देखो हल्का सा बेसिक सा 1 मिनट बता देता हूँ। इसमें हमारे पास में 3 चीज़ें होती है। एक तो होती है सीपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं करिए मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? करिए मूल्य। जिस प्राइस में माल खरीद के लाते हैं उसे क्या बोलते हैं? करिए मूल्य। और इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। बड़े आराम से पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे से पढ़ेंगे, कहीं जाना नहीं है। ठीक है। सीपी का मतलब क्या होता है? करिए मूल्य। और इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। एक हमारे पास में होती है एसपी। एसपी को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। एसपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य के अंदर माल बेचा जाता है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। ये हो गई जी हमारी सेलिंग प्राइस। और एक हमारे पास में होता है एमपी। जब से महिलाएं मार्केट में आई तब से ये एमपी का कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले ये एमपी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। महिलाओं को कोई सामान अगर फिक्स प्राइस में दिया जाए तो उन्हें पसंद आता नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ उस पर डिस्काउंट चाहिए होता है। तो दुकानदार क्या करता है? उस पर पहले ही अपने हिसाब से रेट अंकित कर देता है, कुछ बड़ा चढ़ाकर उस पर लिख देता है। ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? मार्क्ड प्राइस। तो देखो हमारे पास में क्या क्या होता है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक मैंने बताई सीपी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे करिए मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एक होती है एसपी, जिसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और एक होता है अंकित मूल्य। आपने एमआरपी तो देखा होगा किसी चीज़ पर लिखी हुई, वो एमआरपी क्या होती है? मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, या तो लाभ होता है या हानि होती है। इसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर मैं 100 रुपये में कोई सामान लेके आया, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 रुपये में लेके आया, और मैंने उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो मुझे बताओ क्या हो गया? आप बोलोगे सर आपको 20 रुपये का लाभ हो गया। क्या हो गया? 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अगर सीपी के अंदर लाभ को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? एसपी प्राप्त होता है। अगर करिए मूल्य में सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आपने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीद के लेके आए और आपने उसमें कितने में बेच दिया? आपने उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो अब आपको क्या हो गया? हानि हो गई। अगर मैं सीपी में से हानि को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। जो लाभ होता है वो सीपी में जुड़ता है और हानि क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमपी क्या होती है। एमपी पे हमें डिस्काउंट देना होता है। क्या देना होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का नाम सुना होगा आपने। अगर मैं एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दूँ, जैसे मेरे पास में 200 रुपये की चीज़ है और मैंने 5 रुपये का इस पर क्या किया? डिस्काउंट दिया, तो मैंने कितने रुपये में बेची उसको? 195 रुपये में। तो 195 मेरी एसपी आ जाएगी और ये 5 क्या आ गया? डिस्काउंट। और ये क्या है? अंकित मूल्य। तो ये 5 हो जाएगा डिस्काउंट। इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होता है वो एमपी में से क्या होता है? माइनस होता है, घटता है। और इसको डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। छूट या बट्टा। कुछ किताबों के अंदर बट्टा भी लिखा आएगा, और छूट तो आप सब जानते ही हो। ठीक है। और डिस्काउंट तो सब जानते हैं, डिस्काउंट तो इंग्लिश का वर्ड है, इसमें किसी बात की कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो ये इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ें। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और देख लो। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं लॉस की बात करूँ, लॉस, तो लॉस कैसे निकलता है? आप बोलोगे कि सर लॉस निकालना है तो सीपी में से हमें क्या घटाना पड़ेगा? देखो ना, सीपी अगर 100 है, अगर 100 में से मैं एसपी को माइनस कर दूँ 90 को, तो मेरा क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। कितना आएगा? 10। तो सीपी में से अगर मैं एसपी को माइनस कर दूं
100 में से 90 घटाने पे क्या आएगा 10, तो ये मेरी हानि आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो सीपी है वो क्या होगी, बड़ी होगी एसपी से। लॉस के केस में जो सीपी है वो बड़ी होगी एसपी से। ठीक है, अब अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो ऊपर तो आएगा लॉस और नीचे आएगा सीपी। प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों किस पे निकाले जाते हैं, सीपी पे निकाले जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों हम किस पे निकालते हैं, सीपी के ऊपर निकालते हैं। तो नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ये हो गया हमारे पास में लॉस प्रतिशत हानि प्रतिशत का सूत्र। अब अगर ऐसी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्रॉफिट देखो यहाँ पे 100 रुपये का माल लेके आया और 120 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये का क्या हो गया, लाभ। अब ये निकालेंगे कैसे, एसपी में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, सीपी घटाना पड़ेगा। 120 माइनस 100 तभी तो 20 आएगा। तो इसके केस में जो एसपी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है सीपी से। ठीक है, अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट जो निकालना है वो तो आएगा ऊपर, प्रॉफिट तो आएगा ऊपर, और जिसके ऊपर निकाला जाता है वो आएगा नीचे, सीपी पे निकाला जाता है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या हो गया, प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100। ठीक है, अब हम मार्क्ड प्राइस के बारे में थोड़ा सा डिस्काउंट प्रोसीड के बारे में जान लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट तो हम सब जानते हैं। अगर मैं एमपी में से क्या घटाना पड़ेगा, एसपी। देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया था ना छोटा सा। देखो हमने 200 रुपये एमपी थी, 200 और एसपी कितनी है 195। तो 200 में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो 5 आएगा, और वो 5 हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट। तो हमारे पास में डिस्काउंट निकालने के लिए एमपी में से मुझे एसपी को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो एमपी है वो बड़ी होगी किससे, एसपी से। अरे ये मैं आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी इन पे कोई सवाल आने वाला नहीं है। और अगर हम जिस तरीके से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें ये फॉर्मूले कहीं पर भी काम नहीं आने वाले, लेकिन आपको हल्का सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो तो जो डिस्काउंट परसेंट है ऊपर तो आएगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट हम किसके ऊपर देते हैं, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट एमपी के ऊपर ही तो दिया जाता है, तो नीचे आएगा एमपी। जिसके ऊपर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या आएगा, नीचे आएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो डिस्काउंट प्रतिशत का सूत्र हो गया डिस्काउंट बटे एमपी गुणा 100। ठीक है, तो ये हमने हल्का फुल्का जान लिया थोड़ा सा डिटेल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है, लॉस के परसेंट में सीपी एसपी से बड़ी होती है या छोटी होती है, तो ये हल्का सा ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, बाकी चैप्टर में इसका कोई भी यूज़ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊँगा उसमें ये चीज़ें काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला ही सवाल, एक खूबसूरत सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखो ये रहा हमारा पहला सवाल। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ परसेंट क्या होगा जब कि उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता है। तो देखो भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इस सवाल को बहुत घटिया तरीके से करते हैं एक्स वैक्स मान के, लेकिन मैं आपको ऐसे घटिया तरीके बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो हम किसी भी सवाल में एक्स मानने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, जितना कम हो सकेगा उतना एक्स मानेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में देखो क्या बोला है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, हर बात में इसने विक्रय मूल्य को लिया है, विक्रय मूल्य का 7/8 और यहाँ पे लिया है विक्रय मूल्य का 19/12। तो मैं एक काम करता हूँ, विक्रय मूल्य को ऐसी संख्या मानता हूँ तो ये 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, ताकि ये बट्टा बट्टा में नहीं आए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 8 और 12 से कटने वाली एक संख्या, इनका एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। तो मैंने विक्रय मूल्य को मान लिया कि जो एसपी है वो कितनी है, 24 है। ये हमने अपने हिसाब से मान लिया ताकि कटने में क्या हो, आसानी हो। आप कुछ और भी मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, 24 ही मान लिया। मैंने आपको बता भी दिया है कि क्यों मानना है। ठीक है, अब इसने बोला है कि विक्रय मूल्य का 7/8। अब मैं इसको जब 7/8 पे बेचूंगा,
7/8 कितना आएगा इसका, देखो 8 से कटेगा 3 बार और 3 सत्ते 21। जब मैंने इसको 21 रुपये में बेचा तो मुझे क्या हो गई, 37% की हानि हो गई। टोटल हमारा 100% था, 100% में से 37% की हानि हो गई तो पीछे कितना बच गया, 63%। वो 63% क्या है, 21 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 21 की वैल्यू कितनी है, 63%। अगर 21 की वैल्यू 63% है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 21 दिया 3% आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी 3%। अरे 21 का भाग दे दिया ना इसमें, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, लाभ परसेंट क्या होगा जब उसी वस्तु को उसकी विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता है। तो 24 का 19/12 कितना आएगा, ये मुझे आप निकाल के बताओ। 12 से कटेगा 2 बार, 19 दूना 38। 38 रुपये में बेचने पर आपको कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, ये सवाल में पूछा गया है। तो 1 की वैल्यू 3% है तो 38 की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे तो ये बताओ। 3 से गुणा कर दें, 8 तिया 24 और ये कितना आएगा, 3 तिया 9 और 11, 114%। कितना आ गया, 114%। तो 100% तो हमारी क्या थी, क्रय मूल्य था भाई। माल हम 100% में लेके आए और हमने 114% में बेच दिया, इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 14%। ठीक है, तो बी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत सवाल करते हैं। रेणु ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी। अच्छा, उसके बाद में जितना भी पैसा उसके पास आया उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीद ली और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। रेणु को कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ। रेणु ने भाई इतने रुपए खर्च किए, 1240। अच्छा, सवाल में हमसे पूछा है कि रेणु को कुल मिला के कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब देखो सवाल में हमसे परसेंटेज पूछा है कि लाभ परसेंटेज कितना है। जब भी आपको किसी सवाल में परसेंटेज पूछा जाए तो वहाँ पर रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने क्या बोला, ओरिजिनल मान की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब 1240 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1240 से करोगे तो भी आंसर आएगा और 1240 की जगह आप 100 मान के करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि रेणु ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी। कितने रुपये में खरीदी, 100 रुपये में। बड़े ध्यान से समझना, इस सवाल को करने का मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगा। 100 रुपये में खरीदी और उसने 25% घाटे पर बेच दिया। 25% का घाटा होगा तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो उसने कितने रुपए में बेच दी, 75 रुपये में। 100 रुपये की वो लेके आई और उसने 75 रुपये में बेच दी। अब उसके जेब में कितने रुपए हैं, 75 रुपये। अब उसने 75 रुपये की क्या की, अच्छा, और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। अब 75 का 40% क्या होगा भाई, 75 का 40% कितना होता है, कोई निकाल के बताओ। 75 का 40%, देखो 40% का मतलब होता है 2/5। ये सारी चीज़ें हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। 40% को 2/5 हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सब चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं, परसेंटेज में। ठीक है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। इसका मैं 2/5 निकालूंगा तो 5 से कटेगा ये 15 बार, 15 दूना 30। इसका मतलब 30 रुपये का उसे क्या होगा, लाभ होगा। 30 रुपये के लाभ पर उसने बेच दिया। तो 75 में 30 जोड़ के बताओ कितना में बेचेगी वो, तो आप बोलोगे सर 105 रुपये में। 75 में लेके आई और 105 रुपये में बेच दिया, मतलब उसे कितना लाभ हो गया, 40% का लाभ हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि शुरुआत में उसकी जेब में कितने रुपए थे। आप बोलोगे सर 100 रुपये थे, और अब उसकी जेब में कितने रुपए हैं, टोटल 105 रुपये। तो भाई जो लाभ है वो कितने का हो गया, मुझे ये बताओ। अरे जो लाभ 100 पे होता है वही परसेंटेज होता है। किसी चीज़ का 100 में से होना वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो 100 पर उसे 5 रुपये का लाभ हो गया, मतलब यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो 5% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, 5% का लाभ हो गया। ठीक है, लेकिन इस सवाल को हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4। 25% की क्या हो गई, हानि हो गई ना, घाटा हो गया। मतलब 4 रुपये में लेके आया और 1 रुपये की हानि हो गई, 3 रुपये में बेचेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, 4 रुपये का लेके आया और 3 रुपये में बेच दिया।
4 पे 1 की हानि, 25% का मतलब यही तो होता है। और अगला क्या है 40%। 40% का मतलब कितना होता है 2/5। तो देखो जी 40% का मतलब हो गया 2/5, मतलब 5 पर उसे क्या हो गया 2 का लाभ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CP और नीचे लिख रहा हूँ मैं SP, या फिर एक काम करो चलो लिख लो, कोई बात नहीं SP। ठीक है, अब देखो 4 रुपये का माल था और उसने कितने में बेच दिया 3 रुपये में, 1 की हानि के बाद में 3 रुपये में। तो हमारे पास जो माल था वो 4 रुपये का था और उसने 3 रुपये में बेच दिया। बाद में जितना पैसा उसे मिला उस पैसे से उसने क्या किया, देखो गुणा हो जाएगा। 5 रुपये का माल था और 2 रुपये का लाभ कमाया, मतलब 7 रुपये में बेचा। तो 7 रुपये में बेचा तो 7 और CP कितनी है 5, तो कितना आएगा टोटल 5 और 20। 20 रुपये का माल उसने 21 रुपये में बेचा, 20/21। ये हमारी CP है और ये SP है। तो 20 रुपये का माल 21 में बेचा, मतलब लाभ हो गया 1 रुपये का। और कितने पे हुआ 20 पे। लाभ किस पे निकालते हैं हम, CP पे निकालते हैं। CP कितनी है 20, तो 1/20 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5%। ठीक है, तो इस सवाल को करने का ये भी एक बढ़िया तरीका हो सकता है। चलो एक और खूबसूरत तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव क्या होता है कि हमने किसी एक वस्तु को, ये कोई हमारे पास में एक वस्तु है जितने भी रुपए की है, ठीक है, उतनी फिक्स है। अब इस पर हमने कुछ बढ़ाया या घटाया, हमने इस पर कुछ बढ़ाया या घटाया, उसके बाद में हमें ये प्राप्त हो गया। अब इस पर हमने कुछ बढ़ाया या घटाया, उसके बाद में हमें ये प्राप्त हो गया। तो जो ओवरऑल चेंज आया, इसके अंदर जो भी कुल मिला के कितना परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन क्या होता है सक्सेसिव। ये वाला परिवर्तन ही क्या होता है सक्सेसिव। ठीक है, हमने इसमें कुछ हेरा फेरी की तो हमें ये मिला, फिर हमने इसमें कुछ हेरा फेरी की तो हमें ये मिला, उसके बाद में टोटल चेंज कितना आया वो क्या होता है सक्सेसिव। तो देखो पहले ये बोल रहा है कि 25% का घाटा हो गया। तो देखो सूत्र क्या होता है इस कर्मागत का, मैं बता देता हूँ। A + B + AB/100। अगर A प्लस है तो प्लस, B माइनस है तो माइनस, जैसा भी है वैसा वैसा चलने दो। ठीक है, अब यहाँ पे 25% का घाटा हो गया तो घाटा तो माइनस में होता है, माइनस का 25%। फिर 40% का लाभ हुआ तो लाभ प्लस में आएगा 40%। फिर देखो माइनस का 25 गुणा 40/100, यही तो आएगा। तो देखो यहाँ पे 40 में से ये जाएगा 15%, माइनस 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 10 बार, तो यहाँ पे आएगा 10%। 15 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 5%। यही हमने आपको बताया 5%। प्लस का आ रहा है 5, इसका मतलब लाभ हुआ है, माइनस में आता है इसका मतलब हानि हुई है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, आप तो मुझे ये बता दो। इस सवाल को करने के हमने 3-4 तरीके देखे और सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके थे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 36 की दर से कुछ सेब खरीदी है। ज्ञात कीजिए 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी सेब बेचनी पड़ेगी। तो इस सवाल को जो करने का तरीका मैं आपको इतना खूबसूरत बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। परसेंटेज में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद है हल्का फुल्का, हमने पढ़ा था कि जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर वो क्या होता है प्राइस का मतलब मूल्य गुणा क्वांटिटी, खपत, कि आपने कितनी खपत की है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है, एक्सपेंडिचर क्या है फिक्स है, अगर किन्हीं दो चीज़ों का गुणा है, वो गुणा अगर फिक्स है तो उनका जो अनुपात आता है वो क्या आता है एक दूसरे का उल्टा आता है। ठीक है, अरे भाई हमने यही तो पढ़ा था कि जैसे 10 है, 10 को मैं ऐसे लिख दूँ 5 × 2, और 10 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 × 1, मुझे रोकने वाला कौन है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, उल्टा आएगा। देखो 5/10 और 1 आएगा 2/1, 2/1, तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पर तो हमारे पास में 1/2 है और यहाँ पर 2/1 है। तो किन्हीं भी दो चीज़ों का अगर मल्टीप्लाई गुणनफल अगर फिक्स है तो उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है एक दूसरे का उल्टा। ये हमने परसेंटेज में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना था और इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल भी किए थे। ठीक है,
तो इसी कॉन्सेप्ट से हम करने वाले ये सवाल। अब यहाँ पे देखो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, समान है। यहाँ पर भी 1 रुपये में तो वो लेके आया और उसने 1 रुपये में बेच दिया, तो ये 1 रुपया क्या है उसका खर्चा, ये क्या है फिक्स है, 1 रुपया उसका खर्चा है वो फिक्स है, ठीक है। तो जो प्राइस है ये हो जाएगी प्राइस और ये हो जाएगी क्वांटिटी, इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सवाल में हमसे ये बोला है कि 36 की दर से वो लेके आया और 44% का लाभ कमाना है। तो भाई किसी चीज़ को वो 100% में लेके आया, कितने में लेके आया, 100% में। अब 44 का अगर उसे लाभ कमाना है तो मूल्य कितना होना चाहिए, 144%, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, प्राइस का अनुपात आ गया। तो क्वांटिटी का अनुपात कितना आएगा, 144/100। परसेंटेज से परसेंट तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो इसका अनुपात कितना आएगा, देखो 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 36 बार और इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार, मतलब 36/25। तो 100% में जब वो लेके आया तो 36 चीज़ें लेके आया, लेकिन अगर उसे 144% चाहिए तो उसे 25 चीज़ें बेचनी पड़ेगी। अब सवाल में बोला है कि वो 36 की दर से लेके आया, मतलब 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 ही दे रखी है, तो 25 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 25 ही आएगी। तो उसको 44% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, सॉरी कितनी सेब बेचनी पड़ेगी, 25। 1 रुपये में 25 सेब बेचनी पड़ेगी। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। 140 वस्तुओं को 360 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 36% की हानि होती है। 54% का लाभ कमाने हेतु 198 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सपेंडिचर है वो अलग अलग है। चलो मैं आपको सवाल लिख देता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। ये बोल रहा है कि 360 रुपये में, इतने रुपये में वो लेके आया, 360 रुपये में लेके आया, कितनी वस्तुएं लेके आया, 140, और 140 में 36% की हानि होती है, तो यहाँ पे उसको 36% की क्या हो गई, हानि हो गई। फिर इसने क्या, 54% का लाभ कमाने हेतु, अगली कंडीशन में उसको 54% का लाभ कमाना है, कमाने हेतु 198 रुपये में 198 रुपीज़ के अंदर उसे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, यह आपसे सवाल में पूछा है। यही सवाल में पूछा है, तो सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है शॉर्ट के अंदर। अब इस सवाल को आप करके बताओ, अगर ये एक्सपेंडिचर समान होता, यहाँ पर 198, यहाँ पर भी 198, या यहाँ पर 36, यहाँ पर 36, तो क्या हो जाता, ये सवाल आसान हो जाता। लेकिन अब ये सवाल आसान नहीं है। तो आसान क्यों नहीं है, चलो बना लेते हैं। अगर यहाँ पे 198 है और यहाँ पे मुझे पूछा गया है, तो इसको तो मैं परिवर्तन कर नहीं सकता, ना तो इसको मैं काट सकता हूँ, ना इसको पीट सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं काट सकता हूँ। 360 रुपये में वो 140 वस्तुएं खरीद के लाता है, तो वो मुझे बताओ 36 रुपये में कितनी लेके आएगा, 14 वस्तु। और अगर 2 से काटें तो ये 18 रुपये में कितनी वस्तु लेके आएगा, 7 वस्तु लेके आएगा। 2 से मैंने काट दिया, 18 रुपये में 7 वस्तु लेके आएगा। अब 18 को 198 बनाना है, अब ये कटेगा तो हाँ नहीं, देखो 7 से कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा। अगर कुछ भी नहीं कट रहा है तो 18 को 198 कैसे बना सकते हैं, तो 18 को 10 से गुणा करूँगा 180, और 180 में 18 जोड़ूंगा तो 198 आ जाएगा। मतलब मुझे 11 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इधर भी 11 से गुणा करूँ तो 198 हो जाएगा, और इधर भी 11 से गुणा करूँ तो 77 हो जाएगा। तो 198 रुपये में वो कितनी वस्तुएं लेके आया, 77। अब हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर समान दिया हुआ नहीं था, सवाल के अंदर जो खर्चा है वो बराबर नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने काट पीट के बराबर बना लिया। यहाँ पर भी 198 हो गया और यहाँ पर भी 198 हो गया। 198 में वो 77 वस्तुएं लेके आया। चलो जी देखो अब करते हैं सवाल को। अब हमारा सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। अगर एक्सपेंडिचर समान है तो प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो एक दूसरे का उल्टा आएगा। तो प्राइस कितनी है, देखो 100% में वो लेके आया, सॉरी 100% में नहीं लेके आया, वो उसने लाते समय 36% की हानि खाई है। 36% की क्या खाई, हानि। तो 100 में से अगर मैं 36 घटाऊँगा तो कितना आएगा, ये मेरे ख्याल से आएगा 64%। तो 64% में वो लेके आया, ठीक है। और उसने बेचा कितने में, 54% का लाभ चाहिए,
लाभ चाहिए तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा, 154%। भाई 100% तो किसी चीज़ का मूल्य है, 100% से 36% कम हो गया और 100 से 54 बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, उसका मूल्य। अब क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, उल्टी 154/64। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब देखो ये 2 से कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 32, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 77। तो 64% में वो जब लेके आया तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 77। और सवाल में कितनी दे रखी है, सवाल में 77 की वैल्यू 77 ही दे रखी है, स्वतंत्र की वैल्यू स्वतंत्र है। तो मुझे बताओ 32 की वैल्यू कितनी आएगी, स्वतंत्र की वैल्यू स्वतंत्र है तो 32 की वैल्यू 32 ही आएगी। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 32। 54% का लाभ कमाने के लिए उसे 198 रुपये में 32 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। कितनी बेचनी पड़ेगी, 32। और इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बड़े ही आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से नोट्स बनाइए और आराम से करिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। RS 80 के 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 80 रुपये में उसने 90 पेन बेचे और 20% की हानि हो गई। कितने रुपए में विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि 20% लाभ के लिए 75 पेन का। अच्छा, ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए अगर 20% लाभ कमाना है 75 पेन का। तो देखो भाई करते हैं, 80 रुपये में उसने क्या किया, कुछ खरीदारी की। 80 रुपये में कितने पेन खरीदे उसने, 90 पेन। अच्छा, खरीदे नहीं है, बेचे हैं। 80 रुपये में 90 पेन बेच दिए तो उसे 20% की हानि हो गई। लो जी, 20% की हानि हो गई। अब क्या बोला है, कितने रुपए में उसने बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो, तो उसको 20% का लाभ भी कमाना है और उसे 75 पेन बेचने हैं। कितने पेन बेचने हैं, 75 पेन। कितने रुपए में बेचने हैं, ये हमसे सवाल में पूछा है। तो ये सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, डरना नहीं है, आपको सवाल करना है। तो देखो यहाँ पे हमने एक तरीका सीखा है, अभी हमने क्या सीखा, एक तरीका। उसमें क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो समान होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर समान होता है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने 80 एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और यहाँ पे मुझे पता नहीं, तो एक काम करो, समान ही तो बनाना है। एक्सपेंडिचर को क्या बनाना है, समान। जो खर्चा है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 80 मान लेता हूँ। माना कि यहाँ पे जो खर्चा है वो 80 रुपये का हुआ है। यहाँ पे खर्चा 80 रुपये का हुआ नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो खर्चा हुआ है वो 80 रुपये का हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो खर्चा है वो समान हो गया, तो जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है उसका जो अनुपात आएगा वो एक दूसरे का क्या आएगा, उल्टा। तो प्राइस कितनी आएगी, देखो जब 80 में खरीद के लाया तो उसे 20% की हानि हो गई। 20% की हानि का मतलब है कि उसने 80% में बेचा होगा और उसे 20% का लाभ कमाना है, तो उसे 120% में बेचना पड़ेगा, क्योंकि जो 100% है वो तो वस्तु का मूल्य है जी। अब हमारे पास में प्राइस आ गई, तो क्वांटिटी निकालने में हमें कौन सा जोर आ रहा है, इसका उल्टा कर दो। 120/80 और ये 20 से कटेगा, 40 से कट जाएगा ना, 40 से ये कटेगा 2 बार और 40 से कटेगा 3 बार, 3/2 आएगा। अब आप बोलोगे कि सर उसने 80% में जब बेचा था तब कितना बेचा था, 90 पेन बेचे थे, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 90। 3 की वैल्यू 90 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का भाग दो 30। 3 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 2 की वैल्यू आ गई 60। तो उसने 20% का लाभ कमाना है तो उसे 60 पेन बेचने पड़ेंगे, वो भी कितने रुपए में, 80 रुपये में। हमने यहाँ पे 80 माना है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर 80 रुपये में उसे बेचना है तो कितने पेन बेचने पड़ेंगे, 60। लेकिन सवाल में हमें पूछा है 75 पेन का मूल्य। तो मुझे बताओ 75 का पूछा है, 80 का 60 है। चलो मैं यहाँ पे नीचे लिख के बताता हूँ आपको। 80 रुपये के अंदर कितने पेन बेचने पड़ेंगे, 60 पेन। मुझे कितना बताना है, 75 पेन का। तो यहाँ पे अगर मैं 4 से भाग करूँ तो इधर तो आएगा, 4 से भाग करने पर 20 और इधर आएगा 15। तो जो 15 पेन का मूल्य है वो 20 रुपये है। अब 75 का निकालना है तो 15 पान 75 होता है, 5 से गुणा कर दो। तो 100 रुपये में उसे कितने पेन बेचने पड़ेंगे, 75 पेन। तब जाके उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे 75 पेन का मूल्य कितना आ गया, 100। तो यहाँ पे अगर मूल्य 100 है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा,
देखो 100 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं आया? बढ़िया सवाल था ये, अच्छा सवाल था, एग्जाम में आने लायक सवाल है। चलिए अगला सवाल करते हैं, या फिर इसी सवाल को एक काम करो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अगर कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो इस सवाल को मैं क्या करता हूँ, दूसरे तरीके से आपको अप्रोच करके बताता हूँ, ठीक है। 80 रुपये के वह 90 पेन बेचकर, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 रुपये के वो 90 पेन बेचकर क्या होता था, उसे 20% की हानि होती थी। 20% की हानि होती है, इसका मतलब कि जो 80% है उसका मतलब कितना है, 80 रुपया। 80% उसके पास में आया, उसकी जेब में आया, और उस 80% का मतलब ही कितना है, 80 रुपया, और उसने 90 पेन बेच दिए, ठीक है। अब अगली बार उसे क्या चाहिए, उसे 20% का लाभ चाहिए। अगली बार में उसे क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। उसके पास में 90 पेन ही है, तो मुझे बताओ 20% का लाभ चाहिए तो उसकी जेब में कितना आना चाहिए, 120%। भाई 100% तो वस्तु की कीमत है ना, 20% उसे लाभ चाहिए तो 120% उसकी जेब के अंदर आना चाहिए। अगर 80% की वैल्यू 80 रुपये के बराबर है तो 120% की वैल्यू कितने रुपये के बराबर होगी, 120 रुपये के। तो अगर ये 90 पेन वो 120 रुपये में बेचता है, अगर यही 90 पेन वो 120 रुपये में बेचता है तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि 75 पेन का बताओ। 120 पेन 120 रुपये में 90 पेन बेचने हैं, लेकिन सवाल में कितना पूछा है, 75 पेन का। तो एक काम करो, आप 6 से भाग कर दो, इधर भी आप 6 से काट दो और इधर भी आप 6 से काट दो, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये में उसे कितना बेचना पड़ेगा, 15 पेन। अगर वो 20 रुपये में 15 पेन बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन सवाल में पूछा है 75 पेन का, तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। तो अगर वो 100 रुपये में 75 पेन बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, सवाल का आंसर 100 रुपया, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। 96 वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 35% की हानि होती है। 17% का लाभ कमाने हेतु 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। तो देखो जी, ये भी लल्लू सवाल है, कुछ नहीं है। सवाल में दिया है कि अगर 144 रुपये में, यहाँ पे क्या है रुपये, 144 रुपये में अगर वो 96 वस्तु बेचता है तो उसे क्या होता है, 35% की हानि होती है। लो जी, माइनस का मतलब क्या है, हानि। अब इसने पूछा है 17% का लाभ कमाना है, तो 17% का लाभ कमाने के लिए उसे 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, यह आपसे सवाल में पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये खर्चा समान होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे खर्चा समान नहीं है। तो खर्चा समान बनाने में हमारा कौन सा पैसे लग रहे हैं, तो खर्चा समान बना लो। देखो यहाँ पे हमें इस वस्तु का पता नहीं है कि कितना है, तो इसको हम काट नहीं सकते किसी से भी, लेकिन इसको हम 108 बना सकते हैं। अगर मैं 12 से काटूँ तो ये कितना होता है, 12 अंटे 96, और ये 12 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, ये तो 12 का स्क्वायर ही होता है ना। तो 12 रुपये में 8 वस्तुएं मुझे क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, लेकिन मुझे तो 108 बनाना है। तो 9 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 108, 12 नंबर 108, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 नंबर 72। तो उसे 108 रुपये में 72 वस्तुएं बेचने पर 35% की क्या होती है, हानि होती है। अब हमें 17% का लाभ कमाना है, तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी की उल्टी हो जाएगी। उल्टी और उल्टा आप समझते हैं, उल्टी का मतलब वोमिटिंग और उल्टा का मतलब वोमिटा, तो इसका वोमिटा हो जाएगा। देखो प्राइस कितनी है, पहले 35% की हानि हो रही थी, तो 100% वस्तु की कीमत है, 35% हानि हो गई, मतलब 100 में से 35 गया तो 65%, और उसे क्या करना है, 17% का लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए उसकी जेब में 117% आना चाहिए। अब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, अभी मैंने आपको समझाया उल्टी और उल्टा। तो देखो जी 117/65, तो ये मेरे ख्याल से 13 से कट जाएगा, 13 पंजो 65, और ये कितना होता है, 13 90 होता है शायद, है ना, 9/5। 65% उसकी जब जेब में आया तो उसे कितनी वस्तुएं बेची थी, 8 नंबर 72 वस्तुएं बेची थी। तो 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 72,
मतलब 8 गुना है। कितनी है? 8 गुना। 8 नंबर बेहतर होता है, तो ये भी 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 पंजो 40। अगर उसे 17% का लाभ चाहिए तो उसे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 40, 108 रुपये में। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 40। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं सवाल को। क्या है दूसरा तरीका? आपको मैं सभी तरीके बता के चल रहा हूँ। ठीक है, देखो शुरुआत में हमसे बोल रहा था कि 144 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं बेची? 96। 96 वस्तुएं बेची और उससे क्या हो गया? 35% का लॉस हो गया। 35% का लॉस होने का मतलब है कि उसकी जेब में कितना आया? 65%। उसकी जेब में केवल और केवल 65% आया। लेकिन आपको बोला है कि उसकी जेब में 144 आया, तो 65% की वैल्यू 144 है। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 144 बट्टा 65, इतने रुपए। अब ये किसी से कटेगा तो हाँ नहीं? अरे ये कट पीट रहा है क्या किसी से? चलो कट पीट नहीं रहा है। अब सवाल में बोला है कि 17% का लाभ चाहिए। तो 17% का लाभ कब होगा? जब उसकी जेब में 117% आएगा। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 117 की निकालने के लिए क्या करेंगे? 144 बटे 65 गुणा 117। अब ये कट जाएगा। देखो 13 से कटेगा 5 बार और 13 से कटेगा 9 बार। तो उसकी जेब में कितना रुपया आना चाहिए? RS 144 गुणा 9 बटे में 5, इतना रुपया उसकी जेब में आना चाहिए। कितनी वस्तुएं बेचने पर? 96 वस्तुएं बेचने पर। ठीक है, लेकिन इतने रुपया का हमसे पूछा नहीं है। मैं 96 इधर लिख रहा हूँ। अगर वो इतने रुपये में 96 वस्तु बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा? 17% का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें सवाल में पूछा 108 रुपये में कितनी बेचनी है, तो यहाँ पे 108 बनाना है। 108 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो 5 को मैं इधर भेज दूँ तो ये 5 यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा, गुणा 5। और ये जो 9 है यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा 9। पक्षांतरण करना तो आप सभी को आता है। ठीक है, अब देखो 12 से कितनी बार कटेगा? ये 12 से कटेगा मेरे ख्याल से 12 अंटे 96 8 बार, और ये 12 से कटेगा 12 बार। ठीक है, अरे भाई ठीक है या नहीं? अब ये जो 9 है, अच्छा हम इसको 9 को इधर लेके आ गए क्या? चलो भाई 9 को इधर नहीं लाना था, लेकिन कोई बात नहीं, लेके आ गए तो वापस ले जाओ। 9 को इधर ले जाओ तो 12 नंबर कितना हो जाएगा? 108, और इधर कितना हो जाएगा? 8 पंजो 40। तो 108 रुपये में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी है? 40। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 40। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलिए अगला तरीका देखते हैं। सॉरी, अगला तरीका क्या, अगला सवाल देखते हैं। देखो 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। तो उसके पास में 160 रुपया है। अगर वो 160 रुपये में 70 वस्तु बेच देता है तो उसे क्या हो जाएगा? 20% की हानि हो जाएगी। फिर आगे बोला है 96 रुपये में 96 रुपये निकालना। भाई 96 क्या होता है? ये 96 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे? तो भाई इतनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी और उसे क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? सवाल हो गया। तो देखो जी यहाँ पे 96 है, तो मुझे यहाँ पे 96 बनाना है, और उसके लिए मैं क्या करूँगा? 0 से 0 कट गया। अब अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ दोनों तरफ, तो 16 पंजो 80, 16 छिग्गा 96, तो यहाँ हो जाएगा 96, और यहाँ 7 छिंग कितना हो जाएगा? 42। छींग तो आप सभी सब जानते हैं। अरे भाई छींग नहीं जानते क्या आप? जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है। तो 7 छिंगे कितना हो गया? 42। तो यहाँ भी 96 हो गया और यहाँ भी 96 हो गया। इसका मतलब हमारा जो खर्चा है वो क्या हो गया? समान हो गया। अगर खर्चा समान हो गया तो जो प्राइस है, प्राइस का मतलब मूल्य और क्वांटिटी की मतलब मात्रा, ये दोनों का जो अनुपात आएगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो मुझे बताओ प्राइस कितनी है? यहाँ पे उसकी जेब में कितना आया? 20% का लॉस हो गया, मतलब उसकी जेब में आएगा 80%। टोटल तो 100% होता है ना, और उसे 20% का लाभ चाहिए तो उसकी जेब में आना चाहिए 120%। ठीक है, अब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 120 बट्टा 80, तो ये मेरे ख्याल से 40 बार कटेगा। 40 दूना और 40 तिया, 3/2 आएगा।
अब जब उसकी जेब में 80% आ रहा था तो उसने कितनी वस्तुएं बेची? 3। लेकिन सवाल में कुछ और दे रखा है कि उसकी जेब में जब 80% आएगा तो उसने 42 वस्तुएं बेची। 3 नहीं बेची, कितनी बेची? 42। 3 की वैल्यू 42 है, तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 का भाग दे दो, 14। 14 तिया 42 होता है। 1 की वैल्यू 14 आ गई तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 14 दूना 28। तो उसे अगर 20% का लाभ चाहिए तो कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 28। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 28। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, हमारे पास में तरीक़ों की कोई कमी नहीं है। देखो जी, जब वह 160 रुपये में बेच रहा था तो उसे क्या हो रहा था? अच्छा, 160 रुपये में वो 70 वस्तुएं बेच रहा था, ठीक है, तो उसको 20% की हानि हो रही थी। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर 20% की हानि हो रही है तो मैं क्या कहूँगा कि उसकी जेब में कितना आएगा? 80% आएगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि उसकी जेब में तो 160 रुपये आए, मतलब 80% की वैल्यू कितनी है? 160 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपया। अरे भाई 80 का डबल ही तो है, ये 2 रुपया आएगा ना। 1% की वैल्यू 2 रुपया। अब हमें निकालना क्या है? 20% का लाभ। अगर 20% का लाभ चाहिए तो उसकी जेब में 120% आना चाहिए। तो 120% के लिए 1% की वैल्यू 2 है, तो 120 की कितनी हो जाएगी? 240 रुपये, इतना हो जाएगा। अगर ये 70 वस्तु वो 160 में ना बेच के 240 में बेचता, इन 70 वस्तु को 240 में बेचता, तो उसे क्या होता? 20% का लाभ होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर ये 240 रुपये में इन 70 वस्तुओं को बेच देता तो उसे क्या हो जाता? 20% का लाभ हो जाता जी। अब हमें सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है कि 96 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी है, ये बताओ आप। मुझे 240 रुपये में नहीं बेचनी, मुझे 96 रुपये में बेचनी है और 20% का लाभ भी चाहिए। तो भाई निकाल देते हैं। देखो, 0 से 0 कट गया। 24 रुपये में 7 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, लेकिन 96 चाहिए। तो 96 चाहिए तो 24 चौक कितना होता है? 24 चौक होता है 96। तो 96 में कितनी बेचनी पड़ेगी? 7 चौक 28। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 28। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेची होती तो उसे कितना लाभ होता? तो देखो, एक बार के लिए मैं सवाल वापस लिख देता हूँ। ये सवाल बोल रहा है कि 1 रुपये में उसने 5 वस्तुएं बेची और उसे 4% की हानि हो गई, ठीक है। बाद में इसने बोला है कि अगर वह 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचता? 4, तो उसे कितना लाभ होता? ये हमें सवाल में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो खर्चा है वो क्या है? एक्सपेंडिचर समान है। खर्चा ऊपर नीचे दोनों में क्या है? 1-1 रुपया है, समान है। अगर खर्चा समान है तो जो प्राइस है और क्वांटिटी है उसका रेशियो क्या हो जाएगा? एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइस हम नहीं निकाल सकते। देखो, प्राइस यहाँ पर तो पता है लेकिन यहाँ पे पता नहीं है ना, प्राइस नहीं निकाल सकते। क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। तो क्वांटिटी का जो अनुपात है, जो मात्रा का अनुपात है, वो 5/4 है। तो प्राइस का अनुपात कितना आएगा? 4/5 आएगा, ठीक है। अब देखो, प्राइस का अनुपात ये आ गया। आप बोलोगे कि सर जब मैंने 5 वस्तुएं बेची तब मेरी जेब में कितना आया? 4% की हानि हो गई। 5 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि हो गई, मतलब मेरी जेब में 96% आया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 4 की वैल्यू है वो कितनी है? 96%। भाई जेब में तो 96% आया ना, 4 की वैल्यू क्या है? 96%। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 का भाग दे दो, तो मेरे ख्याल से 24% आएगा। 1 की वैल्यू 24% है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 24×5 120%। जब उसने 4 वस्तुएं बेची तो उसकी जेब में 120% आया, मतलब उसे लाभ कितना हो गया? 20% का। 100% तो क्या थी? वस्तु की कीमत, और ऊपर का जो 20% बच गया वो क्या आ गया? उसका प्रॉफिट। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 20%। एक आदमी ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हो गई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो देखो जी, आसानी सवाल है, कुछ नहीं है।
सवाल में बोला है कि जब उसने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची तो उसे कितने की हानि हो गई? 10% की हानि हो गई। ठीक है। अब ये बोल रहा है 20% का लाभ उसे कमाना है। तो अगर 20% का लाभ कमाना है तो उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, यह आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है। तो देखो जी, यहाँ पे जो खर्चा है वो समान नहीं है। यहाँ पे 2500 है और यहाँ पे 2400 है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे तो मैं कुछ छेड़खानी कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ दे नहीं रखा है। कुछ काटूंगा तो कैसे काटूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं काट सकता हूँ। 2400 है तो यहाँ पे मैं 2400 बना सकता हूँ। देखो 2500 में 25 वस्तुएँ हैं, मतलब कि 25 से 25 कटेगा 100 रुपये में एक वस्तु। तो 2400 रुपये में कितनी वस्तु आ जाएगी? 2400 रुपये में आ जाएगी 24 वस्तु। अब इस लाइन का जो महत्व ख़त्म हो गया। तो 2400 रुपये में 24 वस्तु बेच रहा है और 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना है हमसे पूछा है। तो देखो हमने जो खर्चा है वो समान बना लिया, यहाँ पर भी 2400 और यहाँ पर भी 2400। चलो जी, अगर खर्चा समान हो गया तो जो प्राइस है और क्वांटिटी है उसका अनुपात क्या आएगा? एक दूसरे का उल्टा आएगा। उल्टा आएगा तो हम उल्टा कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 10% की हानि का मतलब है उसकी जेब में 90% आया, और अगर उसे 20% कमाना है, लाभ कमाना है, तो उसकी जेब में 120% आना चाहिए। ये उसका मूल्य होना चाहिए। अब प्राइस आ गई तो क्वांटिटी कितनी आएगी? 120/90। अब ये देखो 30 से कटेगा, 30 से 3 बार और 30 से 4 बार, 4/3। जब उसकी जेब में 90% आया तब उसने कितनी वस्तुएं बेची? 4। लेकिन सवाल में कितनी दे रखी है? 24। तो 4 की वैल्यू अगर 24 है मतलब कि 6 गुना है। कितनी गुना है? 6 गुना। तो यहाँ पर भी 6 गुना हो जाएगी। तो 6 तिया 18, 18 इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आएगा जी। उसे 2400 रुपये में 18 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। देखो कुछ नहीं है, दूसरा तरीका भी आसान ही है। आपको समझ में आए, मुझे बस इतना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से करो लेकिन समझ में आना चाहिए। और वो तरीका क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब एक सवाल में 1 घंटा लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2500 रुपये में वो कितनी वस्तुएं लेके आया? आप बोलोगे सर 2500 में 25 वस्तु लेके आया, और उसे लॉस कितना हो गया? 10% का। 10% का लॉस का मतलब है कि उसकी जेब में कितना आया? 90%। ये शायद मेरे हिसाब से कैलकुलेशन बहुत बेकार होगी इसमें। इस वाले तरीके में जो कैलकुलेशन है बहुत ही बेकार होने वाली है। चलो फिर भी कर लेते हैं। 90% की वैल्यू इतनी आ गई 2500 रुपये। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 2500/90। अब मुझे निकालना क्या है? 20% का लाभ कमाना है, तो मुझे 120% निकालना है। उसकी जेब में कितना आना चाहिए? 120%। तो भाई 120% के लिए क्या करना पड़ेगा? 2500/90 को 120 से गुणा कर दो। तो देखो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। इतने रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 25। इतने रुपए में 25 वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो देखो 25 से 25 कट गया, इसका मतलब मेरे पास में आ गया 100 गुणा 4/3। इतने रुपए में उसे एक वस्तु बेचनी पड़ेगी। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है 2400। सवाल में 2400 पूछा है तो 24 से गुणा भी करना पड़ेगा। देखो ये 3 इधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 3 गुणा में है ना, सॉरी भाग में है तो उधर चला जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये यहाँ से 3 हट जाएगा। ये 4 नीचे आ जाएगा और ऊपर से हट जाएगा। पक्षांतरण कर दिया। ठीक है, 100 रुपये में उसे 3/4 वस्तु क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। लेकिन सवाल में हमें 2400 का पूछा है, तो 2400 के लिए मुझे 24 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 से कितनी बार कटेगा? मेरे ख्याल से ये कटेगा 6 बार, और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। तो 2400 में उसे 18 वस्तुएं क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। तब उससे जाके 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक पेन को अंकित मूल्य पर 28 रुपये की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। अच्छा, उसने 28 रुपये की क्या दे दी? छूट दे दी। 28 रुपये कम लिए तो 15% का लाभ हो गया। यदि पेन का क्रय मूल्य 280 रुपये है तो
और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए मतलब 28 रुपये की छूट अगर वो नहीं देता, 28 रुपये और अपनी जेब में रख लेता तो उसे कितना लाभ होता। तो ये पूछा है दुकानदार को कितना लाभ होता। तो देखो भाई करते हैं सवाल को। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या होती है, सीपी होती है। क्या होती है, सीपी। और वो सवाल में कितनी दे रखी है, करिए मूल्य 280 रुपये। लो जी 280 रुपये है, ठीक है। अब सवाल में हमसे बोला है कि 15% का लाभ होता, तो लाभ होता 15% का। तो मुझे बताओ 15% का मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 15% का मतलब होता है 15/100, 5 से कटेगा 3/20। तो 280 का मुझे क्या निकालना है, 3/20 निकालना है। तो कितना आएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से ही कटेगा, 14 बार 14 ये कितना होता है, 14 दूना 28, चौक है 42 रुपये आ गया, ठीक है। 280 रुपये का कोई माल है, उस पर हमें 42 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो हमने कितने में बेचा होगा उसको, देखो 0 2 2, यहाँ पे क्या आएगी SP विक्रय मूल्य, 280 में 42 जोड़ दो, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, हासिल का 1 322। अगर मैं 280 रुपये के माल को, माल का मतलब यहाँ पे गलत ना समझे आप बिल्कुल भी, अगर 280 रुपये के माल को मैं 322 रुपये में बेचूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में बोला है कि ये 322 SP आ गई और ये हमारा जो अंकित मूल्य है वो इतना है, हमें पता नहीं कितना है। इस अंकित मूल्य पे मैंने क्या किया, मैंने 22 रुपये की छूट दी, सॉरी 22 की नहीं 28 रुपये की छूट दी। मैंने इससे 28 रुपये कम लिए, 28 रुपये की छूट दे दी और तब मैंने इसको 322 रुपये में बेचा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना होगा, 322 में 28 जोड़ दो तो ये मेरे ख्याल से आएगा 350 आएगा, 8 जोड़ा तो 350। 350 में अगर मैं 28 रुपये की छूट दूंगा तो कितना आएगा, 322 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरी MP है वो कितनी है, 350, और मेरी CP कितनी है, 280। अब मुझे सवाल में पूछा क्या गया है, आप बोलोगे सर सवाल में पूछा गया है लाभ परसेंट, अगर वो छूट ना दे, अगर वो 28 रुपये की छूट ना दे तो मुझे क्या पूछा गया, लाभ का प्रतिशत। 280 रुपये में लेके आया और उसने 350 में बेच दिया, 28 रुपये की छूट उसने नहीं दी। भाई छूट नहीं देगा तो 350 में ही तो बेचेगा। 280 में लेके आया, 350 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया, आप बोलोगे सर लाभ हो गया 50 और 20 70 रुपये का लाभ हो गया, 70 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ किस पे निकलता है, CP पे। 70 रुपये का लाभ हो गया 280 पर। तो 70 रुपये का लाभ अगर 280 पे हुआ है तो 100 पे कितना होगा, परसेंटेज निकालना है ना। तो देखो ये 0 से 0 कट गया और 7 से कटेगा 7 चौक 28 और ये 4 से कटेगा 25 बार, तो कितना आएगा 25%। तो हमारा इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 25%। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जो ये तरीका मैंने अभी आपको बताया है ये एकदम बहुत ही घटिया है। हम सवालों को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये एकदम घटिया तरीका है। ख़ास तौर पर इस सवाल को हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे सर फिर कौन से तरीके से करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कौन से तरीके से करेंगे। तो मुझे बताओ कि इसने 28 रुपये की छूट दी, 28 रुपये की क्या दी, छूट, तो इसे कितना लाभ हो गया, इसे लाभ हो गया 15% का। 28 रुपये की छूट देने के बाद में 15% का लाभ हुआ। अब सवाल में बोला है कि अगर ये 28 रुपये की छूट नहीं देता, अंकित मूल्य पर ही बेचता, तो उसे कितना लाभ होता। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसकी जेब में 28 रुपये ज़्यादा आएंगे। क्या बोला मैंने, पहले 28 रुपये की छूट दे रहा था तो उसकी जेब में 28 रुपये कम आ रहे थे, लेकिन अब 28 रुपये की छूट वो नहीं देगा तो उसकी जेब में 28 रुपये क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। और जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, वो किस पे निकलता है, करियर मूल्य पे। तो करियर मूल्य कितना दे रखा है, 280। 280 रुपये पे इसे 28 रुपये क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो 28 से 28 गया, 0 से 0 गया, कितना आया, 10%। तो 15% का लाभ तो इसे पहले ही हो रहा था और 10% का लाभ और हो गया, तो 15 और 10 टोटल कितना लाभ हो गया, 25%। इस सवाल को हम ऐसे करेंगे। इस सवाल का कितना उत्तर आएगा, 25%। ठीक है। तो ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया ये बेस्ट तरीका है इन सवालों को करने का।
आप इसी तरीके से सवालों को करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको डीप सोचना है, थोड़ा सा, ज़्यादा सोचने के लिए नहीं बोल रहा मैं, आप ज़्यादा तो उसके बारे में सोच लेना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा सवालों में भी सोचना सीख लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो एक और खूबसूरत सवाल आपके सामने। राम 60 पैसे प्रति वस्तु के दर पर 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 44% लाभ प्राप्त हो जाए, जबकि 125 वस्तुएं खराब हो जाती है तथा वह इस मूल्य पर 625 वस्तुएं ही बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट बताओ कि कितना है। तो इस सवाल को हम बड़े ही खूबसूरत तरीके से करने वाले हैं कंपैरिजन से। क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, चीज़ों का कंपैरिजन। आप मुझसे कंपैरिजन करना सीख लो बस, कि कंपैरिजन कैसे करना है सवालों में, ठीक है। इस सवाल का जो सॉल्यूशन है आप किसी भी किताब में जाके देख लेना, आपको 1 पेज या 1.5 पेज का ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उतना लंबा नहीं करना है, ठीक है। इस सवाल का आंसर देखो हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखना आपको मज़ा आ जाएगा। सवाल में हमसे बोला है कि उसने 600 वस्तुएं बेची। कितनी वस्तुएं बेची? 600। और 600 वस्तुएं बेचते ही उसे क्या हो गया, 44% का लाभ हो गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो 600 वस्तुओं की कीमत है वो 100% थी और उसे 44% का लाभ हो गया, तो उसकी जेब में टोटल कितना आया, 144%। 600 वस्तु बेचते ही उसकी जेब में कितना आ गया, 144% आ गया। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है 625 वस्तुएं बेचने पर टोटल उसका लाभ परसेंट क्या है। तो मुझे बताओ, अगर ये ऐसे काट दे, देखो 12 से काटेंगे, 12 से काटेंगे तो इधर आएगा 12, और ये 12 पंजो 60 होता है तो 50 आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 से काटूँ तो इधर आएगा 6, और ये 2 से कटेगा 25। तो मेरे पास में क्या आ गया कि 25 वस्तुएं बेचने पर मुझे क्या होगा, 6% मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, 600 वस्तु बेचने पर, चलो मैं वापस लिख देता हूँ, 600 वस्तु बेचने पर मुझे कितना प्राप्त हो रहा था, 144%। 600 वस्तु बेचने पर 144% प्राप्त होता है, 25 वस्तु बेचने पर 6% प्राप्त होता है, तो टोटल 625 वस्तुएं बेचने पर मुझे कितना प्राप्त होगा, 144 और 6 150%। 625 वस्तुएं मैंने बेची और मेरी जेब में कितना आया, 150%। लेकिन जो 100% था ये तो मेरी कॉस्ट थी, ऊपर का कितना है, ऊपर का 50% है। भाई 100% तो मेरी भी तो लागत है, 625 वस्तुएं बनाने में मेरे 100% खर्च हो गए, लेकिन मैंने जब बेचा तो मेरी जेब में 150% आया, तो ऊपर का कितना है, 50%। तो इसका जो लाभ आएगा वो कितना आएगा, 50%। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 50%। ऐसा एक खूबसूरत सवाल एक और करते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो उससे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। रामू 1 रुपये 50 पैसे प्रति वस्तु के दर पर 720 वस्तुएं बनाता है। रामू की कोई फैक्ट्री है भाई, उसमें बनाता है ये। तो देखो वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है कि यदि केवल 400 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 20% का लाभ होता है, जबकि 220 वस्तुएं खराब हो जाती है तथा वह इस मूल्य पर केवल 480 वस्तुएं बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट कितना है आपको बताना है। तो सवाल में साफ साफ दिया गया है कि अगर वो 400 वस्तुएं बेचेगा तो उसकी जेब में कितना आएगा, भाई 20% का लाभ हो रहा है तो उसकी जेब में 120% आएगा। 400 वस्तुएं बेचने पर उसकी जेब में आया 120%, ठीक है। और हमें निकालना है 480 का, तो 80 का और पता चल जाए, 400 का तो हमारे पास में है, 80 का और पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 80 के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो 40 का कितना आ गया, 12। 80 बनाने के लिए मुझे 40 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों साइड 2 से गुणा किया, तो इधर कितना आ गया, 24%, ठीक है। मतलब 80 वस्तुएं बेचने पर मेरी जेब में आएगा 24%, और 400 वस्तु बेचने पर मेरी जेब में कितना आएगा, 120%। अब अगर मैं दोनों को मिला दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 480 वस्तु बेचने पे टोटल कितना आएगा, 120 और 24 144%। मैंने 400 वस्तुएं बेच दी तो मेरी जेब के अंदर आ गया 144%। तो मेरा लाभ कितना हो गया, ऊपर का कितना है, 44%। ये मेरा लाभ आ गया 44%। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है आपको? चलिए अगला सवाल, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सवाल है। देखो क्या है, रसगुल्ले का नाम आ गया तो सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। कोई बात नहीं, मम्मा से बोल के रसगुल्ला खा लो आप। सलमान 24 रुपये प्रति किलो रसगुल्ला बेचता है। बेचने का मतलब कि हमें रसगुल्ले की जो एसपी है वो कितनी दे रखी है? एसपी दे रखी है 24 रुपये पर केजी। 1 किलो रसगुल्ला 24 रुपये का आता है। अगर इतना सस्ता रसगुल्ला आता तो मैं तो रोज़ ही खा लेता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन इतना सस्ता नहीं है ना भाई, ये सवाल में तो ऐसे ही दे रखा है। अच्छा, ये पिछले ज़माने की बात होगी, ये हमारे टाइम की बात है, जब 1000-2000 साल पहले मैं पढ़ता था तब की बात है, ठीक है। देखो जी, एक रसगुल्ला आटे और चीनी के 5:3 अनुपात में मिलाने पर बनता है। तो देखो जी, एक रसगुल्ला है वो आटा, यहाँ पे तो हमने ले लिया आटा और यहाँ पे हमने ले ली चीनी। इसकी कितनी कितनी मात्रा लेनी है, ये मात्रा की बात हो रही है, मात्रा। आटा हमने लिया 5, तो चीनी हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 3। अगर आटा हमने 5 किलो लिया है तो चीनी कितनी लेनी पड़ेगी? 3 किलो। और टोटल रसगुल्ला कितना बन जाएगा? 5 किलो, 3 किलो से 8 किलो रसगुल्ला बन के तैयार हो जाएगा। लो जी, 8 किलो रसगुल्ला बन के तैयार हो गया। हमने आटा ले लिया 5 किलो, चीनी ले ली 3 किलो, तो टोटल जो 8 किलो रसगुल्ला है वो बन के तैयार हो गया। अब इसको हम कितने रुपए में बन के तैयार हुआ है? देखो, आटे और चीनी का मूल्य प्रति किलो अनुपात 7:3 है। आटा है 7 रुपये प्रति किलो, और जो चीनी है वो कितनी है? 7:3 है ना, ये 3 रुपये प्रति किलो, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? आटा और चीनी का मूल्य 7:3 है। उसके बाद क्या आएगा जी? उसके बाद कुछ नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, एक मिनट, सवाल में क्या दे रखा है? 5:3 मिलाने पर आटा चीनी, यहाँ पे आटा चीनी 7:3 है, लेकिन इस सवाल में से एक मिनट, यहाँ पे 7:3 की जगह आप 3:7 करो जी। 7:3 की जगह कितना करना है आपको? 3:7 करना है। सवाल में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। अगर हमने यहाँ पे 7:3 से किया तो हमारा आंसर नहीं आएगा अभी। 3:7 से करो। देखो, मैंने तो ये सवाल बहुत बार कर रखा है, तो मुझे तो पता है कि कहाँ पे क्या होगा। सारे सवाल रटे हुए हैं एकदम, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे आपको 3 करना है और यहाँ पे कितना करना है? 7 करना है। अगर हम ये उल्टा करके करेंगे तो अभी ये कटेगा नहीं बाद में, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? कटेगी नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर लो? 3, और यहाँ पे क्या कर लो? 7। आटे 3 रुपया प्रति किलो है और चीनी कितनी है? 7 रुपये प्रति किलो। 3:7 है, ठीक है। अब तो मुझे बताओ, हमारे पास में ये 8 किलो रसगुल्ला कितने रुपये में बन गया? तो देखो जी, 3 रुपये प्रति किलो आटा है, 5 किलो हमने लिया तो 15 रुपया हमारा खर्च हो गया। 7 रुपये प्रति किलो चीनी है और 3 किलो हमने ली, तो 7 या 21 रुपये हमारा खर्च हो गया। टोटल कितना खर्चा हो गया? 15 और 21 36 रुपया। इतने रुपये में, 36 रुपये में हमने कितने रसगुल्ले बना लिए? 8 किलो। 36 रुपये में हमने 8 किलो रसगुल्ले बन के तैयार हो गए। लेकिन सवाल में जो बोला है, उसने बोला है कि उसे 33 से ही 1/3% का लाभ होता है, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करो। अच्छा, उसे 33 से ही 1/3% का लाभ भी हो रहा है। अब ये हमारी क्या है? सीपी है। ये 36 रुपये क्या है? सीपी। अरे भाई, 8 किलो रसगुल्ले हमने 36 रुपये में बनाए हैं, हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 है। अब हम इसे बेचेंगे तो 33 से ही 1/3% लाभ पर बेचेंगे। जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा समान से समान पे होता है। अगर सीपी का कंपैरिजन सीपी से होगा, एसपी का कंपैरिजन एसपी से होगा, समान की तुलना समान से होती है, ठीक है। यहाँ पे ये आप वाली की बात तो हो नहीं रही कि आप अपनी वाली की बात चांद से कर दो। आप तो कर सकते हो चांद से तुलना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सवालों में नहीं कर सकते ना भाई। यहाँ पे समान की तुलना समान से होगी। तो देखो, ये सीपी है। अब 33 से ही 1/3% का लाभ हो रहा है। 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 से ही कटेगा मेरे ख्याल से 12। तो 12 रुपये का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो देखो, एसपी कितनी हो जाएगी? एसपी
36 रुपये में लेके आया, 12 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब कितने रुपये में बेचेगा ये? 36 + 12 48 रुपये में। 48 रुपये में इसे क्या बेचना है? 8 किलो रसगुल्ले बेचने पड़ेंगे। 8 किलो रसगुल्लों की जो कीमत है वो कितनी आ गई? 48 रुपये। लेकिन हमें सवाल में साफ साफ दे रखा है कि जो 1 किलो रसगुल्ला है वो 24 रुपये में आता है। अगर 1 किलो रसगुल्ला 24 रुपये में आता है तो 8 किलो रसगुल्ले कितने रुपये में आएंगे? आप बोलोगे सर 24 × 8 इतने रुपये में आएंगे, इतने रुपये में आएंगे। लेकिन हमारे क्या आया? 48 रुपये। तो 48 की वैल्यू ये है, 48 की वैल्यू ओरिजिनल में कितनी है? 24 × 8। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 24 से कटेगा ये 2 बार और 2 से ये 8 कटेगा 4 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो चीनी का मूल्य निकालना है। चीनी का मूल्य 7 है। 1 की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 28। तो 28 रुपये प्रति किलो क्या आएगी? चीनी आएगी। चीनी भी देखो इतनी सस्ती थी हमारे ज़माने में, 28 रुपये प्रति किलो। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 28। अगर आप इस सवाल को सीपी से करना चाहते हैं तो सीपी से भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए पहले सीपी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे सीपी कितनी आई? 36। अब यहाँ पे आपको सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस सवाल को सीपी से करना है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आपको एसपी नहीं निकालनी तो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सीपी निकाल लो। तो देखो जी 1/3 का लाभ हो रहा है। 1/33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। यहाँ पे लिखा ना 33 सही 1/3% का लाभ। तो 1/3 का क्या होगा? लाभ। मतलब कि 3 पे 1 का लाभ होगा। 3 पे क्या हो जाएगा? इसको 1 का लाभ हो जाएगा, मतलब इसको 4 में बेचना पड़ेगा। 3 का माल इसी 4 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 1 का लाभ होगा। तो ये हमारी है सीपी और ये हमारी है एसपी। एसपी सवाल में दे रखी है 24, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 4, मतलब कि 6 गुना करने पे आएगा 24। तो इधर भी 6 गुना हो जाएगा। तो जो सीपी है वो कितनी आएगी? 18। सीपी हमारी आ गई 18। 1 किलो की सीपी कितनी है? 18। और यहाँ पे सीपी कितनी आ रही थी? देखो यहाँ पे सीपी आ रही थी 36। ये 36 8 किलो की सीपी है, यहाँ ध्यान रखना 8 किलो की, ठीक है। और हमारी 1 किलो की सीपी कितनी है? ये 18। अगर 8 किलो की सीपी 36 है यहाँ पे, तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 18 × 8। भाई 1 किलो रसगुल्ले 18 रुपये में बनते हैं ना, तो 8 किलो रसगुल्ले 18 × 8 में। अब सीपी की तुलना हमने सीपी से कर दी। तो देखो यहाँ पे ये 18 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 4 बार। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। कुल मिला के सवाल का जो आंसर आना है वो 28 ही आना है, ठीक है। आप सीपी से कर लो चाहे एसपी से कर लो, ठीक है। चलो एक और सवाल कर लेते हैं बढ़िया सा। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है जी। यह इस कीमत के 33 से ही 1/3% पर बेचा जाए तो 35% का नुकसान होता है, और विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो परसेंट लाभ क्या है? चलो जी देखो निकालते हैं। निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो निश्चित मूल्य को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ये निश्चित मूल्य है, निश्चित मूल्य है, इसको हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मान लेते हैं। लेकिन क्या माने? देखो इसका 33 से ही 1/3% निकालना पड़ेगा। तो 33 से ही 1/3% का मतलब कितना होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है 1/3। ये हम परसेंटेज की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कैसे होता है क्या होता है। और मुझे 60% भी निकालना पड़ेगा। तो 60% का मतलब होता है 60/100, 20 से ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना आएगा? 3/5, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो 15 मान ले, 3 × 5 = 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 15। अब जो हमारा निश्चित मूल्य है वो 15 है, हमने मान लिया अपनी मर्जी से 15। हम किसी को भी अपना मान सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है भाई। अगर किसी को मानने से हमारा काम निकल रहा है तो मान लो ना, क्या हर्ज है। आलिया भट्ट को भी आप अपना मान सकते हो, आलिया भट्ट मना करने नहीं आएगी आपको कि भाई मुझे अपना मत मान। तो देखो मान लिया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे 15 हो गया, तो आगे क्या बोला है, इस कीमत के 33 से ही 1/3% पर बेचा जाए। तो 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 15 का 1/3 कितना आएगा, कोई बताएगा? 3 से कटेगा 5 बार, 5 आएगा। ठीक है, 5 में अगर इसे बेचा जाए तो 35% का नुकसान होता है। अगर 5 में बेचा जाए तो 35% का क्या होता है, नुकसान। तो टोटल वैल्यू 100% है, 35% का अगर नुकसान हो गया तो उसकी जेब में कितना आएगा, 65%। भाई 100 में से 35 घटाऊंगा, 65% ही तो आएगा। तो 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 65%। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओ सर? 5 से घटेगा 13%। अब आगे क्या बोला है, अगर 60% पर बेचा जाए। तो देखो 60% का मतलब होता है 3/5। 5 से कटेगा ये 3 बार, 3 से गुणा होकर 9 बन जाएगा। अगर 9 में बेचा जाए तो इसे लाभ कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। 1 की वैल्यू 13% है, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 से गुणा कर दो। तो 13 9 होता है 117। तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 117%। उसकी जेब में कितना आया, 117%। तो 100% तो उस वस्तु की कीमत थी, एक्स्ट्रा ज़्यादा कितना आया, 17% एक्स्ट्रा उसकी जेब में आया। तो यही क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो उसका जो लाभ है वो कितना हो गया, 17%। हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 17%। तो 17% इज़ द करेक्ट आंसर। और जो मेरे सवालों को करने के तरीके वो बहुत ही, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही मतलब, आप घटिया तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक ठाक है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, आप तारीफ़ खुद ही अपने कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस सवाल का आंसर हमारा आ गया 17%, मतलब सी। इसमें ऑप्शन भी दे रखे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कोई ना, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों तक इसे फैलाइए, आग की तरफ फैला दीजिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा तो एप्रिशिएट कीजिए। कोई तकलीफ़ अगर आपको है तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपकी तकलीफ़ को दूर करेंगे। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम और भी खूबसूरत सवाल करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत तरीक़ों के साथ में और अलग अलग मेथड के साथ में मिलेंगे। सवालों के करने के जो मेथड है वो 1 नंबर लेके आऊँगा मैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना, और अपने साथ में बाकी लोगों का भी ख्याल रखिए। बाकी लोगों में कौन कौन आता है आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।